नमस्कार, आदाब और जय सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद आपके लिए यह इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से जो श्रृंखला ज्योग्राफी की चलाई जा रही थी। हमने इससे पहले चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 क्लास 10 की ज्योग्राफी की देख रखी है। आज यह हमारी कक्षा जो होगी चैप्टर 1 से प्रारंभ होगी, जो कि चैप्टर 4 तक खत्म होगी और टोटल श्रृंखला आपकी ज्योग्राफी की क्लास 10 वालों की समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जिसमें से यह आज हमने शुरुआत किया है पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। संसाधन क्या होते हैं, विकास क्या होते हैं, उनका आपके जीवन पे क्या पाइवोटल रोल है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा जिसमें यह ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की क्लास है। आपको इसका नोट्स जो है, नोट्स हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है। आपको यह यूट्यूब चैनल पे इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, आप नोट्स वहां से कमेंट करके ले लीजिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको वहां से जितनी भी क्वेरीज होगी वहां से आपको फुलफिल हो जाएगी और उसके बाद आपकी जितनी भी डाउट्स होगी उसके लिए भी वहां पे आपके बॉक्स बना दिए गए हैं, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग। वहां पे आप जाकर के अपने डाउट को वहां से क्लियर करने के लिए आप कह सकते हैं। अब हम देखते हैं संसाधन एवं विकास के बारे में, जिसमें कहता है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हमने देखा यह जो होती है रिसोर्सेज जो होती है यह दो टाइप की होती है। एक हम देखते हैं जिसमें नेचुरल कहते हैं, नेचुरल, और दूसरा हम लोग कहते हैं ह्यूमन। यह दो तरह की इसमें रिसोर्सेस होती है, यानी संसाधन होती है। ध्यान दीजिएगा जिसमें कहता है यह इसको वर्गीकरण किया गया है इसके आधार पर। अगर हम चर्चा करेंगे इसको रिन्यूअल, जिसको हम लोग नवीकरण योग्य कहते हैं। एक नॉन रिन्यूअल जिसको अनवीकरण कहते हैं। उसके बाद जो नवीकरण है इसके दो होते हैं पार्ट्स। अगर हम चर्चा करते हैं, एक होते हैं कंटिन्यूअस और फ्लो, एग्जांपल विंड वाटर। कंटिन्यूअस जो सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है, सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन, इन सब चीजों की अगर हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर विंड हो गया, वाटर हो गया, ये सारे संसाधन ऐसे हैं जो खत्म नहीं होने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप इलेक्ट्रिसिटी या आप ट्रांसपोर्ट के बारे में देखे थे, ट्रांसपोर्ट माध्यम, इन सब चीजों की पूर्ति यहाँ से आप करते हैं, फुलफिल यहाँ से आपका होता है। उसी तरह से दूसरा होता है जैव, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल। जैव, जिसको जैव बोलते हैं, बायोलॉजिकल बोलते हैं। यह दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट और दूसरा होता है वाइल्ड लाइफ। एक होता है नेचुरल वेजिटेशन फॉरेस्ट्स और दूसरा होता है वाइल्ड लाइफ। ये दूसरा आपका वाइल्ड लाइफ होता है, जिसको वन्य जीव कहते हैं। एक प्राकृतिक वनस्पति होती है, जैसे वनस्पति, पेड़ पौधे इत्यादि जितने भी पाए जाते हैं वो वनस्पति के पार्ट होते हैं। और जो जीव वगैरह जो मिलते हैं, जो वन में जीव वगैरह मिलते हैं, उसको हम लोग वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल वाले में बात करते हैं, अनवीकरणीय में इनके भी दो होते हैं। अगर हम इसकी चर्चा करते हैं, एक हमको रिसाइकेबल जैसे मेटल्स। अगर हम बात करते हैं, जैसे इसमें हम गोल्ड कह सकते हैं, आयरन कह सकते हैं, एल्युमिनियम कह सकते, कॉपर कह सकते हैं। ये सारे क्या है, रिसाइकल होकर के फिर स्क्रैप होकर के फिर इसको हम यूज में ला सकते हैं। कुछ होते हैं नॉन रिसाइकल, अगर हम चर्चा करते हैं, कुछ होते हैं नॉन रिसाइकल,
रिसाइकेबल, इसमें क्या होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल। अब मान लीजिए हम पेट्रोल जला लेते हैं, आएगा नहीं आएगा। सपोज दैट हम पेट्रोल को ईंधन के तौर पर जला लिए, किरोसिन तेल को जला लिया, तो किरोसिन तेल पहले कोटा वगैरह में मिल जाता था, अब तो भारत सरकार उसको बंद कर दी, किरोसिन नहीं मिलता है। पहले किरोसिन आसानी से मिल जाता था, अब नहीं मिल पाता है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने खेत में पानी पटाने के लिए भी किरोसिन तेल, उससे बोर्डिंग वगैरह चला करके काम चला रहे थे, अब नहीं मिलता है। 100 रुपए लीटर मिलता है और 95 के आसपास आपको डीजल मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसे हम मान के चलिए सपोज करें कोल खत्म कर दिए। अगर कोल खत्म करते हैं तो हमारे पास तो ऐसा नहीं कि कोल को हम बना सकते हैं। आपको पता है कोल बनाने में कई हजार साल लग जाते हैं, एक कोल का निर्माण होता है। फॉसिल फ्यूल्स वगैरह भी हर जगह नहीं मिलते हैं, हम बाहर से मंगवाते हैं और तब जाकर के अपने ईंधन की पूर्ति को पूर्ण करते हैं। और लोग जलाने का, आजकल के बच्चे जन्म लेते हैं और पूरा बाइक कितनी तेज से चलाते हैं, मतलब वो 1 लीटर तेल डेली फूकते हैं, वो सब भी गलत है। थोड़ा उन सब चीजों पे संयम रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह क्या है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं मानवीय में, अगर बात करते हैं तो एक होता है संरचनाएं एवं संस्थाएं। अगर हम लोग ह्यूमन वाले में बात करते हैं, एक इसमें होता है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस, ये होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं संरचनाएं एवं संस्थाएं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें मात्रा एवं गुणवत्ता, यानी क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यह हमको देखने को मिलता है। यह स्ट्रक्चर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब जो संगठित क्रिया होते हैं उनके माध्यम से हम उसको किस तरह से कर पाते हैं। और क्वांटिटी, किसी भी चीज की अपनी एक क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, उसके बेस पर हम इसको काम करते हैं, जिसकी अपनी एक क्वालिटी यानी गुणवत्ता होती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब है संसाधनों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी उसकी क्वालिटी के ऊपर, उसकी बेस के ऊपर उसको क्लासिफाई किया गया है, उसको बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, कहता है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन कहलाता है। बहुत अच्छा डिफिनेशन है, अगर आप देख पाओ तो बहुत अच्छा डिफिनेशन है, जिसमें कहा है कि जितने भी वस्तु इस वातावरण, पर्यावरण, सारे पर्यावरण के पार्ट्स हैं, हम आप ये सारे क्या है, इट्स कॉल्ड इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी के तंत्र हम लोग माने जाते हैं। कहने का मतलब है दुनिया की हर वह वस्तु जिससे मनुष्य को फायदा होता है वह संसाधन कहलाते हैं। दुनिया की हर वह वस्तु या हर वह ऑब्जेक्ट जिससे ह्यूमन बींग्स को प्रॉफिट होता है वह उसके लिए संसाधन कहलाता है। ठीक है, एक माँ बाप के लिए बेटा भी संसाधन होता है जब वो कमा करके देने लगता है, इट्स कॉल्ड रिसोर्सेस। इसी तरह से दुनिया की हर वो वस्तु जिससे इंसान को प्रॉफिट होती है उसे हम संसाधन कह सकते हैं। तो एनसीईआरटी का डिफिनीशन भी आपका वही कह रहा है। एनसीईआरटी का डिफिनीशन जो आपको कह रहा है, जिसमें कह रहा है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सैटिस्फाई आवर नीड्स, जो आपकी नीड्स को सैटिस्फाई करता है वह रिसोर्सेज है, बट प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपकी पहुंच एक्सेसिबल है वहां तक, तब जाकर के या आप उसको संसाधन के तौर पे काम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर आगे कहा इकोनॉमिकली फेसिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। इकोनॉमिक के तौर पर वह फेसिबल है और कल्चरल के तौर पर वह एक्सेप्टेबल है, मतलब उसको एक्सेप्ट
किया जा सकता है। फिर कहता है कैन बी टर्म एज रिसोर्स, कैन बी टर्म, हम उसे रिसोर्स कह सकते हैं, हम उसे रिसोर्स कह सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, चलिए इसको बंधु देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या है आपकी बुक में बना हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक फिगर बना हुआ है भौतिक पर्यावरण, मान के चलिए एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर को आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है, जिसमें एक मानव, मानव कौन? हम, विद पीपल, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स हो गया, या भौतिक पर्यावरण है, फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल इन फिजिकल एनवायरनमेंट नेचर, फिजिकल एनवायरनमेंट नेचर, ठीक है। दूसरा इंस्टीट्यूशन, अगर इंस्टीट्यूशन है ये नेचर से मिला है, और उसके बाद यह आपको कहते हैं इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन जिसको हम लोग संस्थाएं कहते हैं, लिख लेते हैं संस्थाएं कहते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, 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 टेक्नोलॉजी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यह क्या है, जैसे कहा हर कोई वस्तु यानी एवरीथिंग इज पॉसिबल टू योर फैसिलिटी या नीड्स, जैसे आपकी जो भी नीड्स को पूरा फुलफिल करती है वह रिसोर्सेज कहलाती है, इट्स कॉल्ड रिसोर्सेज। दैट मींस ह्यूमन बीइंग, पूरे चीज को केंद्र बिंदु, अगर सेंटर की बात करते हैं उसको मानव ही कहा गया है। दुनिया में हर चीज में, अगर हम ब्रह्मांड की बात करते हैं उसमें भी मनुष्य के बारे में सोचा गया है, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में सोचा गया है, दूसरे थिंग्स को तो नकारा गया था। मतलब है जो आपको इन्वायरमेंट ने आपको प्रदत्त किया है, मतलब नेचर द्वारा आपको कुछ प्रोवाइड करवाई दी गई है, नेचर ने आपको प्रोवाइड दिया, ले बेटा जी ले, अपनी जिंदगी है तुम्हारे लिए कुछ नाम हमारा प्राकृतिक संसाधन। फिर क्या करा, अब इन्होंने क्या किया, ये जो मनुष्य है इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया, और संस्था के निर्माण किया, और संस्था के निर्माण के माध्यम से खूब प्रौद्योगिकी को खूब पुशअप किया, खूब पुशअप किया, पुशअप करके इन्होंने क्या करा, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, और टेक्नोलॉजी के आविष्कार के साथ क्या करा, अब आपको पानी पीना है, देखिए जिस दिन दुनिया में एक बेवकूफ पैदा ले लिया, दूसरा बेवकूफ बनाने वाला उसको पैदा ले लिया, पानी का बोतल सील कर दिया, 20 रुपए लीटर बेच रहा है, फ्री का पानी, फ्री का पानी जिसका कुछ नहीं लगा हुआ है, और फ्री के पानी को 20 रुपए में बेच रहा है। फ्री का नमक, फ्री का नमक 40 रुपए टाटा कंपनी बेच रही है। यह क्या है, यह एक तरह के रिसोर्स को दोहन तो किया कोई, और दोहन करने का मतलब उस रिसोर्स को आपके तक पहुंचाने का फैसिलिटी चार्ज लिया जा रहा है। एक बात बताइए, यहां से आप सपोज दैट रोड पे निकलते हैं, पहाड़ या पहाड़ों की अगर मैं बात करूं तो पहाड़ में हर जगह पानी गिरते रहते हैं, लोग कहीं भी पी लेते हैं पहाड़ों में। यहाँ अगर आपको पानी पीना होगा तो 20 रुपया, 20 रुपया आपको देना पड़ेगा। यहाँ पानी पीने के लिए आपको 20 रुपया 1 लीटर की बोतल, या 10 रुपए की बोतल, या 2 रुपए का गिलास ही देना पड़ेगा। पानी तो फ्री है, पानी फ्री है, फिर पैसे किस बात के। तो एक बेवकूफ पैदा लिया और दूसरा बेवकूफ बनाने वाला पैदा लिया, आरो लगवा दिया घर में कुछ नहीं है, ऐसे कुछ। वो हमारी जो लाइफ स्टाइल के कारण वो जितने भी वाटर है वो पॉल्यूटेड हुए हैं, नहीं तो पॉल्यूटेड होने की कोई बात ही नहीं थी। हमारी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल इतनी घटिया होते जा रही है कि जिसके कारण से हम उन सब चीजों को, जितने भी इन्वायरमेंट से जुड़ी जितने भी हमारे मुद्दे होते हैं, इको
इशू जिसको बोलते हैं, इकोलॉजी इशू जिसको बोलते हैं, वह सारे क्या हो रहे हैं, हमें दिक्कत दे रहे हैं और हमारे लाइफ स्टाइल को गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर यही जो कह रहा है, प्राकृतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन के मध्य अंतर संबंध है, इंटरलिंक है। जैसे कहा इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, ये सारे उसमें हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद कहता है, इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। These resources can be classified in the following ways। निम्न प्रकार से इन जो रिसोर्सेज है उनको क्लासिफिकेशन या क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे कहता है, उत्पत्ति के आधार पर जैव अजैव। जैसे हम बात करते हैं, इसकी जो उत्पत्ति होती है, एक जैव और दूसरा अजैव। एक बायोटिक और दूसरा अबायोटिक, दो तरह के होते हैं, एक जैव एक अजैव। बायोटिक इट्स कॉल्ड लिविंग थिंग्स और इट्स कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। इसको बोलते हैं लिविंग थिंग्स, इसको बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। जो सांस लिया वो लिविंग थिंग्स, जो ना लिया वो नॉन लिविंग थिंग्स। जिंदा है वो लिविंग थिंग्स, जो मर गया उसे नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे बढ़िया है, जिंदा है वो लिविंग थिंग्स, जो मर गया वो नॉन लिविंग थिंग्स। एक बात बताइएगा, जिसकी सांसें चल रही है वो लिविंग थिंग्स है। एक बात बताइएगा, क्या सूर्य लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है? देखिएगा, SUN सन, सन मीन्स सूरज। MOON मून, चांद। इसी चांद जैसी महबूबा हो ऐसा हमने सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा हमने सोचा था। नॉन लिविंग थिंग्स, रॉक्स नॉन लिविंग थिंग्स, सॉइल नॉट लिविंग थिंग्स, सारे नॉन लिविंग थिंग्स। सांस लेने का मतलब ही नहीं होता है कि पृथ्वी पर जो सांस लेते हैं सब जीवित ही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। पृथ्वी पर जितने भी है सब जीवित है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। कारण क्या है कि एक बात बताइए, ये आपसे खाना मांगते हैं? नहीं मांगते हैं। ये आपको कहते हैं मुझे पानी पिलाओ, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। चांद कहता है आओ आओ मेरे पास महबूब है तुम्हारे मामा, चंदा मामा ढूंढ के पुआ पकावे। एक गांव में कहावत है, पहले बच्चों को सुलाने के लिए चंदा मामा। तो यह नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स आप हुए, हम हुए, एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए, यह सब लिविंग थिंग्स के पार्ट्स हैं, जिसको हम लोग बायोटिक में रखते हैं। इनको अबायोटिक में रख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। इनको बायोटिक में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो अर्थ सॉइल तो कहा मैंने, नॉन लिविंग थिंग्स, बिल्कुल। देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन बायोटिक एंड अबायोटिक, बायोटिक में स्पेलिंग गलत हो गया है जी, इसको BIOTIC और अबायोटिक में BIOTIC, ठीक है। अबायोटिक बायोटिक दो तरह के होते हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। हिंदी में सजीव बोलते हैं, याद रखिएगा, सजीव निर्जीव, जिंदा मुर्दा, जिंदा और मुर्दा। चलिए ध्यान दीजिएगा। फिर आगे कहता है कि समाप्ति के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल जिसको हम पुनर्चक्रण करके फिर से प्राप्त करके दूसरी चीजों का काम कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जो खत्म हो गया फिर मिलेगा नहीं, जो खत्म हो गया वो मिलेगा नहीं। इसलिए जैसे पेट्रोल धुक धुक के चला दिए, धुक धुक के चला दिए, पता चलेगा पेट्रोल समाप्त हो गया, एम्प्टी मिल गई, तो फिर पेट्रोल निकालना मुश्किल होता है। मतलब कहने का मतलब है
कि वैसी वस्तु जिससे पुनः कोई वस्तु का निर्माण होता है उसे रिन्यूअल कहते हैं। वैसी वस्तु जो खत्म होने के बाद फिर दूसरा उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं रिसाइकल करके, तो उस वस्तु को हम लोग नॉन रिन्यूअल का नाम देते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, चलिए। कहा स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। देखिए, मालिकाना ऑनरशिप की अगर हम बात करते हैं, एक तो राज्य की होती है, बात होती है, एक आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। मान लीजिए ये घर इनका बन गया, तो ये घर इनका पर्सनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए सामुदायिक कम्युनिटी, जैसे गांव में आपने कम्युनिटी हॉल देखा होगा, जिसमें गांव में लोगों की बच्चियों का शादी होता है, कोई पार्टी फंक्शन हुआ तो लोग वहां करते हैं, उसको कम्युनिटी हॉल बोलते हैं, क्योंकि समुदाय के लोग या विशेष समुदाय द्वारा लोगों से मिल करके उसको बनाया गया कम्युनिटी हॉल बोलते हैं। एक समुदाय होता है राष्ट्रीय, मतलब मान के चलिए, राष्ट्रीय कहने का मतलब है कि भारत का क्षेत्रफल है, भारत के अंदर होने वाली जितनी भी गतिविधि एक्टिविटी होगी उसके रिस्पॉन्सिबल भारत सरकार होगी, ठीक है। एक अंतरराष्ट्रीय हो गया। अंतरराष्ट्रीय मतलब अपने राष्ट्र को छोड़ करके बाहर किसी अन्य राष्ट्र की अगर बात होती है उसको अंतरराष्ट्रीय बोलते हैं। जैसे यूएनओ अमेरिका की हम बात करते हैं, जैसे WHO यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, डिसीजन मेकिंग इनका अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर है। इसी तरह से जाकर के यह बात होती है, ठीक है। मतलब यह आपने सारी चीज देख ली। फिर कहता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे कोई विदेश है, विदेश मतलब अपने देश से बाहर को हम विदेश कहते हैं। अगर विदेश की बात करते हैं तो विदेश जैसे WHO है, IMF है, WB वर्ल्ड बैंक है, यह सब क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करता है, इंटरनेशनल लेवल पे। अभी मान लीजिए विदेशों में जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, ये सब अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात है। इसी तरह से अलग अलग बात है, ऑक्सफोर्ड वगैरह यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, उनको मान्यता बड़ी मिल गई है, अच्छी खासी उनकी पढ़ाई वगैरह इन सब चीजों में होती है। तो इन सब चीजों का अलग अलग लेवल होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, फिर बात करते हैं कि विकास के स्तर के आधार पर संभावी विकास भंडार और संचित कोष दो तरह का होता है। एक कहा ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट पोटेंशियल और डेवलपमेंट स्टॉक एंड रिजर्व। ध्यान दीजिएगा, तो दो तरह के इसमें आपने देखे, एक पोटेंशियल और दूसरा डेवलपमेंट स्टॉक्स एंड रिवर्स। पोटेंशियल मैंने अभी दो चीज देखा, हमने थोड़ी देर पहले देखा कि एक हमने रिन्यूएबल देखा और दूसरा नॉन रिन्यूएबल देखा, संभाव्य, और उसके बारे में हमने चर्चा करी। तो अगर बात करते हैं यह यानी संभावी विकास भंडार और संचित कोष। संभावी विकास भंडार क्या होता है? जिसकी संभावना है विकास में वह एक इंजन के तौर पे काम कर सकता है। फिर बात करता है विकास भंडार और संचित कोष, किसी चीज का जैसे कोयला का या किसी चीज का एक संचित करके स्टॉक करके रखा गया है, उसी के बारे में एक एग्जांपल के तौर पे हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा हमारी यहीं पे रुकती है। अगली कक्षा हमारी संसाधनों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज से प्रारंभ होगी, और जो भी कक्षा होगी अब एक लेक्चर में होगी या दो में होगी, देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं। जय भारत, जय हिंद।